लास्ट क्लास में अपन इनकम टैक्स सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किए थे, कुछ चीजें समझे थे, थोड़ा सा टैक्स भी निकाले थे। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन क्या पढ़े थे? सेक्शन 4। अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ था ना, ये पूरा खत्म नहीं हुआ था। हम तो थ्योरी हो रहा था, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए इसको रोक के हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किए थे, बट ये खत्म नहीं हुआ था। सेक्शन 4 क्या है सर? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? अगर किसी के ऊपर भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल करना है, आपको उससे टैक्स लेना है, तो आपको उसको सेक्शन 4 में कवर करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी सेक्शन 4 में ही कवर नहीं है, तो आप उससे टैक्स नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। याद आया? फिर हमने 2 वर्ड सीखा था, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? जिस साल हम पैसे कमाते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। ठीक, ये वर्ड सीखे थे। फिर हमने बोला था सर, पर्सन में सरकार किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं। पर्सन में सब कवर्ड, सब जितनों को आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, सब कवर्ड है। ये मैं आपको कल वाला ही रिवाइज करा रहा। ठीक, इसके बाद जो ये थर्ड पॉइंट था, ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर। ये हम पढ़े नहीं थे, सिर्फ सेकेंड पॉइंट पे रुक गए थे सर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम अर्न बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। अब इसको समझो सर। पहले आप मेरे को ये बताओ, प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम पैसे कमा रहे। इन्होंने बोला सर, इनकम टैक्स आप वो इनकम पे लगाओगे जो आप प्रीवियस ईयर में कमाए। मैं बोला नहीं समझ आ रहा है। सरकार बोली तेरा प्रीवियस ईयर क्या है? मैं बोला देखो, मैं तो एग्जाम दे रहा हूं मई जून 25 में, तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा सर? 24-25। ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया। क्लियर हुआ ये सबको? ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? नेक्स्ट 25-26 मेरा क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर। सरकार बोली इनकम टैक्स का एक नियम सीख ले, जो इनकम पे तेरे को असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है, वो इनकम प्रीवियस ईयर की होना चाहिए। मैं बोला नहीं समझ आ रहा है। सरकार बोले मान ले अगर तेरी इनकम 1/5/2025 की है, 1 मई 2025 की है, तो ये इनकम कब की है? असेसमेंट ईयर की। आप चेक कर लो, ये असेसमेंट ईयर की इनकम है। और अगर ये असेसमेंट ईयर की इनकम है, तो सरकार बोली भाई इस इनकम पे टैक्स अभी नहीं पे करना है, इसके बाद वाले साल में पे करना है। बाद वाला साल क्या होगा? 26-27। मैं बोला और थोड़ा कोई आसान? बोले सिंपल, जो तू इस साल प्रीवियस ईयर में पैसा कमाएगा उसका टैक्स ही पे करेगा। उससे पहले का होगा तो टैक्स नहीं पे करेगा इस साल, उसके बाद का होगा तो इस साल टैक्स नहीं पे करेगा, वो अगले साल देखा जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम होगी उसी पे टैक्स पे करोगे। उस फाइनेंशियल ईयर की अगर वो इनकम नहीं है, उस प्रीवियस ईयर की अगर वो इनकम नहीं है, तो आप उस पर टैक्स पे नहीं करोगे। आई बात समझिए? सबको क्लियर हुआ? ये बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट देखो, टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर ये टोटल इनकम वर्ड का मतलब क्या होता है? सर टोटल इनकम वर्ड का मतलब है सर, किन किन जगहों से आप इनकम अर्न करते हो, सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। सर एक आध एग्जांपल सिंपल है। वर्धमान सर कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वर्धमान सर को इनकम होती है। वर्धमान सर अगर मान लो कोई एग्जाम में एज एन इन्विजिलेटर बन के जाए, तो भी वर्धमान सर को इनकम होती है। वर्धमान सर अगर किसी की कॉपीज चेक करे, तो भी मेरे को इनकम होती है। वर्धमान सर स्टैंड अप कॉमेडी करे, उससे भी वर्धमान सर को इनकम होती है। अगर ये सब चीजों की इनकम को ऐड कर दे तो दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। समझ आया? तो कभी कोई पूछे टोटल इनकम वर्ड क्या है, बोला सर जितनी जगहों से आप पैसा कमाते हो आप सबको ऐड कर दो सर, वो टोटल इनकम है। क्लियर हुआ? बाकी डिटेल में हम सीखेंगे इस वर्ड को, अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं। आगे तो इस वर्ड पे हम जंग लड़ लेंगे जिंदगी की, पूरा 13 चैप्टर तक ये वर्ड जाएगा। पर अभी हम सिर्फ शॉर्ट में ये समझ रहे हैं कि सर जहां जहां से आप पैसा कमाते हो सबको ऐड कर दो, तो वो आपकी टोटल इनकम है। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? अगला देखो, द टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस एक्ट। मैंने आपको ये पहली डेमो क्लास से सिखाया था। फाइनेंस एक्ट क्या होता है सर? हर बार जो बजट होता है
उसमें निर्मला सीतारमन जी कुछ बोलती है, और वो जो टैक्स में चेंजेस करती है वो किसके थ्रू करती है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू करती है। तो सर जो इनकम टैक्स में ये जो कल आप सिखा रहे थे कि 0 to 2,50,000 5%, 2,50,000 to 5,00,000 20%, सर ये जो आप रेट सिखा रहे थे ये रेट फाइनेंस एक्ट में आता है? यस, ये रेट फाइनेंस एक्ट से आता है। सर क्या ये रेट हर साल चेंज हो सकता है? यस, गवर्नमेंट के ऊपर है, जब चाहेगी तब चेंज करेगी। अपन कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, अपने आप में कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो कभी कोई पूछे कि इनकम टैक्स में रेट कैसे डिसाइड होता है, बोलना फाइनेंस एक्ट से डिसाइड होता है, बजट से डिसाइड होता है। आ रहा है समझ? जो आप लोग सुने हो कि ना कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता, वो अपन पढ़ेंगे 115 बीएससी करके एक सेक्शन है, वहां पर हम सीखेंगे। वो भी कहाँ लिखा हुआ है? फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तो सर क्या एक सीए सीएमए स्टूडेंट को फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ता है? हाँ सर, आप नहीं पढ़ोगे तो अपने क्लाइंट को कैसे समझाओगे सर? वो आपसे पूछेगा टैक्स रेट कितना है, तो आप बोलोगे मेरे को क्या पता, तेरे को नहीं पता। वो बोलेगा वेरी गुड, देश का भविष्य सही जा रहा है। आ रहा है समझ? तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस एक्ट। समझ आया? टैक्स रेट, कभी कोई पूछे टैक्स रेट कहाँ मिलेगा तो बोलना फाइनेंस एक्ट में मिलेगा। क्लियर हुई बात? आगे देखो, ध्यान देना सर। इनकम टैक्स shall be deducted at source or paid in advance where it is so deductible or payable under any provision of the act। समझाता हूं सर। इन्होंने बोला सर हम किसी की इनकम में टीडीएस भी काट देंगे और एडवांस टैक्स भी ले लेंगे। मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली एडवांस टैक्स और टीडीएस में अंतर होता है। टीडीएस क्या होता है सर? आपने कोई इनकम अर्न करी और उस इनकम में मैं आपको टैक्स काट के पैसा दूं। एग्जाम्पल, मान लो वर्धमान सर लॉटरी की टिकट बेचते हैं, ठीक है, और मान लो मैंने आपको 10-10 रुपए की लॉटरी की टिकट पकड़ाई, आप लोगों ने वो टिकट खरीदी, और मान लो किसी का भी रैंडमली एक जन का क्या हुआ, वो टिकट से 1 लाख रुपए लॉटरी लग गई। अब जब आप गवर्नमेंट के पास जाओगे और बोलोगे लो मेरी लॉटरी का 1 लाख रुपए दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी ओ भैया 1 लाख पूरा नहीं देंगे हम तुमको, पहले 30% हटेगा, उसके बाद बचा वो पैसा मिलेगा। मैं बोला अबे पागल, दूंगा ना अगले साल टैक्स, विश्वास तो रख। सरकार बोली नहीं है विश्वास, शक्ल देख के विश्वास नहीं है, तू पैसा देगा कि नहीं? बोला ये कैसी बात है? बोले यही बात है, मेरे को तो विश्वास नहीं है तू पैसा देगा। मैं बोला अरे क्यों नहीं दूंगा, मैं क्यों भगूंगा, मैं तो जन्मों से इंडिया में हूँ। सरकार बोली भग गया तो हम क्या ढूंढने रहेंगे? पता चला तेरे पास भयानक पैसा आया, तू बैंकॉक गोवा गया, कहीं ढूंढ ही नहीं पा रहे हम तेरे को। बोले अपन टेंशन नहीं पालते, तेरे को 1 लाख रुपए देने से पहले 30% टैक्स काट देंगे और बचा हुआ 70,000 दे देंगे। इसको बोलते हैं टीडीएस। किसी की भी इनकम से पहले ही टैक्स काट देना और फिर उसके बचा हुआ पैसा देना। ये सरकार इसलिए करती है क्योंकि सरकार को डर लगता है आप पैसा लेके भाग जाओगे, आप चोर हो, तब सरकार ये करती है। ये समझ आया बेटा दिमाग में? अगला है सर एडवांस टैक्स। ये क्या होता है सर? एडवांस टैक्स वर्ड का मतलब होता है सरकार बोलती है पूरे साल में तू जितना पैसा कमाएगा उसका टैक्स आज दे दे। मैं बोला अबे ओ पागल, पूरे साल में जितना इनकम कमाऊंगा मेरे को आज कैसे पता, अभी तो साल ही खत्म नहीं हुआ है। सरकार बोली हमें भी पता है साल खत्म नहीं हुआ है। तो मैं बोला मैं टैक्स कैसे निकालूं, मेरे को नहीं पता इनकम कितनी है। सरकार बोली पिछले साल कितना कमाया था? मैं बोला 10 लाख रुपए। बोले इस साल तेरे को क्या लग रहा है? मैं बोला इस साल लग रहा है कि 12 लाख रुपए हो जाएगा। सरकार बोली वेरी गुड, 12 लाख, 12 लाख पे तू मेरे को टैक्स दे दे। मैं बोला अच्छा, मैं आपको 12 लाख पे टैक्स दे दूं, कल के दिन मान लो मेरी इनकम 10 लाख हुई तो? मैं तो 12 सोचा था, वो तो सोचा था ना, और 10 हुआ तो सरकार बोली जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा था उस 2 लाख रुपए में तूने जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया है हमसे वापस ले जाना। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड, आपको पैसा वापस कर देंगे। अब एक स्टूडेंट बोला सर मान लो कल के दिन आपकी इनकम 13 लाख हो गई तो? सरकार बोलेगी आ बैठ, तू हमें कितना बोला था? 12। मैं बोला मेरे को क्या पता था, मैं तो अंदाजे से फेंका था 12। सरकार बोली तेरा अंदाजा अच्छा नहीं है। मैं बोला वो तो मेरे को ही पता नहीं है। मैं बोला अब क्या करें? सरकार बोली ये तेरा गलत अंदाजा था और इस गलत अंदाजे के लिए तेरे को भुगतना पड़ेगा। मैं बोला भुगतना पड़ेगा मतलब? बोले देख 12 लाख पे तो तू टैक्स वैसे ही दे चुका है, ये तो समझ आया ना, 12 लाख पे तो मैं टैक्स वैसे ही दे चुका हूँ, 1 लाख एक्स्ट्रा हो गया, उस पे टैक्स दिया नहीं हूं मैं। सरकार बोली पहले तो तू उस पे टैक्स दे। मैं बोला वो तो देना ही पड़ेगा, लो भाई 1 लाख पे टैक्स। सरकार बोली अब बैठ और इंटरेस्ट दे। मैं बोला पागल हो क्या बे, इंटरेस्ट क्यों दूं? सरकार बोलती है ओ भाई तू कम अंदाजा लगाया। मैं बोला अंदाजा कम ज्यादा क्या होता है, मेरे को क्या पता था, अंदाजा था ये तो। सरकार बोली तेरे को भगवान बनना चाहिए था,
तेरे को सही अंदाजा लगाना चाहिए था। मैं बोला ये तो काल्पनिक बातें कर रहे हो। इसीलिए रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, एडवांस टैक्स ज्यादा जमा कर देते हैं। कोई आदमी ब्याज देना नहीं चाहता, इंटरेस्ट कोई देना नहीं चाहता। सब लोग बोलते हैं ज्यादा दे देते हैं, बाद में ले लेंगे। कम दिए तो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? अबे कम दोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, ज्यादा दे दो सरकार से वापस ले लेना। अब एक स्टूडेंट के मन में लास्ट टाइम क्वेश्चन है, सर एक बात बताओ, मान लो मैं ज्यादा दिया तो मैं भी वापस लूंगा, जब मैं वापस लूंगा तो मैं भी सरकार से इंटरेस्ट लूंगा। मैं बोला वेरी गुड, देश का भविष्य सही जा रहा है, तू सरकार से इंटरेस्ट लेगा। सरकार रिफंड जल्दी नहीं देती है, तू साला इंटरेस्ट लेने जाएगा। सरकार फिर भी नियम ये है, नियम किताबी बात, नियम ये है कि अगर किसी इंसान का पैसा अगर 3 महीने से लेट कर दे सरकार देने में, तो उसको इंटरेस्ट देना चाहिए, चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, चाहिए, देना तो चाहिए। ठीक है, अब देती नहीं देती तो आप भी काफी स्मार्ट हो, मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में? तो ये 2 वर्ड समझ आए, टीडीएस और एडवांस टैक्स। ये हमारा चैप्टर है, अभी मत सोचना कि पूरा समझ आ जाएगा। अभी तो मैंने आपका एक ओवरव्यू माइंड डेवलप किया। कभी कोई पूछ दे टीडीएस का मतलब क्या होता है, तो हमें मतलब पता होना चाहिए। जहां हम किसी का टैक्स काट के उसको पैसा देते हैं, एडवांस टैक्स हम उसको बोलते हैं अबे तेरे ऊपर शक्ल देख के भरोसा नहीं, तू पहले टैक्स दे, साल भर जो कमाएगा कमाएगा, बाद में देखेंगे, पहले तू टैक्स दे। समझ आई बात? ये 2 वर्ड समझ आए? ठीक है, इसके बाद ये आप छोड़ सकते हो, ये पॉइंट अभी आपके लिए रिलेवेंस नहीं रखता। क्लियर हुआ सबको? तो सेक्शन 4 क्या है और 231? चलो एक मस्त वाली बात बताता हूँ। आप लोग जब लॉ में बोलते हो तो वैसे बोलो कि सर सेक्शन 2 क्लॉज 31 एंड ये टैक्स है। अगर आप ये सब खेलने लग गए ना टैक्स में, पागल हो जाओगे। क्योंकि मैंने फाउंडेशन से एक बात सिखाई है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, कितना बोलोगे, कितना बोल लोगे, बहुत है। अभी क्या हुआ? अरे मैं बता रहा हूं, टैक्स में बोल के तो दिखाओ आप। अबे कितने आते हैं, पागल हो जाओगे। कैसे रहते हैं, अभी आप लोग पढ़े नहीं हो मेरे साथ, अभी पढ़ोगे तो देखना। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, बोल। एक तो लाइन से ऐसे सेक्शंस रहते हैं, कितने बोल लोगे? इसीलिए अपन शॉर्ट में बोल के खत्म कर देते। टैक्स में शॉर्ट में, लॉ में आपको पूरा बोलना है, पूरा बोलो। टैक्स में शॉर्ट में 231, अपन खुश, अपन खुश। और एग्जामिनर तो आपसे सेक्शन भी नहीं मांगता। टैक्स एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें इंस्टीट्यूट बोलती है अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे हम मार्क्स नहीं काटेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता, उसका बाप याद करेगा। अबे इतने सेक्शंस है, याद करते करते आदमी मर जाएगा। पूरे सेक्शन तो याद ही नहीं होते लोगों को, लोग सिलेक्टेड याद करते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको सिलेक्टेड कौन से याद करना है। इट्स सेक्शन 4 अभी है, ये डेमो है, ये आ रहा है, ये नहीं पढ़ते हैं हम सेक्शन 4। आपको मैं बता रहा हूं, जिस दिन इनकम टैक्स जीएसटी हो जाएगा, पहले चैप्टर कोई खोलेगा भी नहीं, कोई छूता भी नहीं है इस चैप्टर को, कोई नहीं छूता इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आते। जिस दिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गए, पेन पेपर छोड़ के अंधाधुंधी नाच देना, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बनते नहीं, और बन गए तो इतने इजी कि बाप रे बाप, नाच देना पहले। तो इसीलिए अपन इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा, वो तो याद करना है। ये बेसिक सेक्शन है, थोड़ा बहुत पता रखो तो इट रिप्रेजेंट क्या आपको नॉलेज है। मैं बोलता हूं सेक्शंस जितने हो सके आप ट्राई करना चाहिए, दिमाग में बैठाना चाहिए। रीजन ये, एक बात बताओ, बिना सेक्शन के अगर कोई चीज लिखते हो तो हाउ कैन इट रिप्रेजेंट कि आप नॉलेजेबल पर्सन हो? एक आम आदमी और आप में क्या फर्क है? अगर बिना सेक्शन के कोई चीज लिखते हो तो फिर तो वो भी जनरल लैंग्वेज लिख रहा है, आप भी लिख रहे हो, अंतर क्या बचा दोनों में? अगर आप चाहते हो कि हम में और उनमें डिफरेंशिएशन रहे तो आप सेक्शन लिखो, क्योंकि सेक्शन से रिप्रेजेंट करता है ये बंदा पढ़ के आया है, मेहनत करके आया है, इसे चीजें पता है और ज्यादा पता है बाकी दुनिया से। सेक्शन नहीं लिखोगे एग्जाम में, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काटती। सेक्शन लिखोगे एग्जाम में तो इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। मैंने बोला काटती नहीं है, मार्क्स एक्स्ट्रा देती है। अब वो आपकी चॉइस है, मेहनत करोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अरे बात समझ आई कहानी? कल फिर पर्सन वगैरह पढ़े थे, लोकल अथॉरिटी पढ़े थे, आज कुछ और पढ़ते हैं। चलो आओ सीखते ही, नया वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है सर, एसएससी।
अच्छा, ये डेमो लेक्चर सब डल जाएंगे ना, टेंशन नहीं लेना, ये सब अभी मेरे पास रिकॉर्ड होके रहेंगे, फिर मैं डेमो लेक्चर्स डाल दूंगा, अभी 2-3 दिन तो नहीं डालूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। तो एसएससी ये कौन है सर, ध्यान से सुनना, क्या पर्सन में हमने बच्चे को भी कवर कर दिया था, किया था कि नहीं किया था, तो आप लोग सब बच्चे आ गए कि नहीं पर्सन में, आ गए, तो लाओ टैक्स, हाँ दो पर्सन में आ गए ना, आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन तो बोलता है पर्सन होना चाहिए, तो आप लोग सब पर्सन हो, लॉ टैक्स। वो नहीं होती तो भी रिटर्न फाइल कर, मेरे को नहीं पता, रिटर्न फाइल कर, नहीं है इनकम तो भी रिटर्न फाइल कर। सरकार ने बोला ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सरकार बोली ना ना ना, अपन ऐसे नहीं करेंगे। सरकार बोली एक काम करते हैं, अपन एक नया वर्ड सीखते हैं इनकम टैक्स में, दैट इज एसएससी, सेक्शन 27 एसएससी। सर एसएससी कौन पर्सन है, ऐसा कोई भी आदमी जिसका कोई भी टैक्स पे करने का या कुछ मनी पे करने का इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनता है, उसको हम एसएससी बोलते हैं। मैं बोला नहीं समझ आया, ध्यान से सुनना, पर्सन आप लोग भी हो, पर्सन मैं भी हूं, मैं एसएससी हूं, आप लोग एसएससी नहीं हो, क्योंकि आप लोगों का टैक्स देने का बनता ही नहीं है, आप लोगों के पास इनकम ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास इनकम होती तो मैं आप लोग से बात करता सर कि इनकम है, पर्सन है और प्लस एसएससी भी है, टैक्स दो। तो आप बोलोगे सर मतलब एक आदमी पर्सन और एक आदमी एसएससी, सर जो आदमी पर्सन है क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा, मैं बोला ना, जरूरी नहीं है इसको टैक्स देना पड़े। पर सर अगर कोई आदमी एसएससी है तो क्या वो पर्सन है, हाँ सर वो पर्सन है, क्या इस आदमी को टैक्स भी देना पड़ेगा, हाँ सर इस आदमी को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मैं एसएससी हूं क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूं, आप लोग सब पर्सन, आप लोग टैक्स नहीं पे करते हो, कौन पे करता है बताओ ना, कोई टैक्स पे करता है तो बताओ, अगर आप पे करते हो तो फिर आप लोग को भी मैं एसएससी बोलूंगा, अदरवाइज नहीं। समझ आया, ये बेटा दिमाग में, कभी कोई पूछे एसएससी कौन है तो बोलना ऐसा आदमी जिसका टैक्स पे करने का बनता है वो एसएससी, जिसका नहीं बनता वो एसएससी नहीं है। आप लोग कुछ अर्न नहीं करते हो, अभी आप लोग छोटे हो तो आप लोग एसएससी हो ही नहीं। समझ आया, ये बड़ा बेटा दिमाग में। आगे देखो, एवरी पर्सन टू हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, प्रोसीडिंग वर्ड का मतलब समझो, समझाता हूं। मान लो आप लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ, अब आप लोग सब 18+ हो या कोई टच 18 में होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या किए, अपना पैन कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवा के क्या किए, डीमेट अकाउंट ओपन करवाए, डीमेट अकाउंट ओपन कराए और उसके बाद किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे, या सर म्यूचुअल फंड खरीदे या बेचे और उससे आपको इनकम हो। सरकार बोली अगर आपको इनकम हो रही है तो आप एसएससी की कैटेगरी में आ जाओगे। ऐसा कोई भी पर्सन जिसको इनकम होती है, तो एक स्टूडेंट बोला सर एक काम करते ना, अगर मैं इनकम ना कमाऊं पर मैं अपनी इनकम अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दूं तो। मैं बोला कैसे, बोले सर समझो मेरे पास घर था, मैं किराए पे देता तो मेरी इनकम दिखती, मेरी इनकम दिखती तो मुझे टैक्स देना पड़ता, मैंने क्या किया वो घर ही बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, किराए पे चढ़ा दिया, अब वो इनकम किसको हो रही है, बच्चे को। सरकार बोली वो बच्चे के पास प्रॉपर्टी कैसे गई, मैं बोला मैं दिया। सरकार बोली क्यों, मैं बोला मेरा ही तो बेटा है। सरकार बोली वो ठीक है बेटा है तेरा वो हमें भी पता है, पर तू दिया क्यों, बोला अरे मेरा बेटा था दे दिया एसेट। सरकार बोली इतना प्यार नहीं होता है, ये इनकम टैक्स है, ये प्रेम प्यार मोहब्बत घर में रखना अपने। बोले ऐसे नहीं दे सकते आप प्रॉपर्टी, मैं बोला अच्छा तो वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन कहलाएगा, बोले तुम ही कहलाओगे। इसका मतलब कल के दिन अगर जो रेंट का पैसा है वो भले ही मेरा बच्चा हाथ में रख ले, पर वो इनकम किसकी मानी जाएगी, मेरी, और मेरी इनकम मानी जाएगी तो क्या माना जाएगा, क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, यस, और क्या मैं एसएससी कहलाऊंगा, यस। समझ आया ये पॉइंट, बैठा दिमाग में। पढ़ेंगे अपन, ये चैप्टर है क्लबिंग, वहां पर हम सीखेंगे
कि आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? वाह! आप ये सब एक आदमी ऐसे ही बोला, कोर्ट में ये मैटर गया था। एक आदमी ने अपनी वाइफ को घर ट्रांसफर कर दिया था, गिफ्ट किया था। सरकार बोली अच्छा क्यों दिए? बोले प्यार है मेरा। सरकार बोली अबे वो सब बाद में बताना, पहले तू ये बता दिया क्यों? बोले अरे प्यार है मेरा, एनिवर्सरी थी, दे दिया गिफ्ट। सरकार बोली अबे ओ घर कौन देता है गिफ्ट? बोले था पैसा दे दिया। सरकार बोली वाइफ कुछ पैसा दिए क्या? बोले अरे पागल हो क्या, वाइफ कब से पैसे देने लगी? किसी की वाइफ पैसे नहीं देती, बहुत रेयरेस्ट हो तो अलग मैटर है, वाइफ कब से पैसा देगी? और वो भी लड़की को गिफ्ट देके उससे पैसा लोगे? तो जज बोला पैसा नहीं मिला है। मैं बोला अरे गिफ्ट है तो पैसा कैसे मिलेगा? सरकार बोली ओ भैया वो घर उसका नहीं आप ही का है। अपन पढ़ेंगे क्लबिंग वाले चैप्टर में, सीखेंगे सब। समझ आया? बैठा दिमाग में? अरे समझ आया सबको? अगला देखो, इनकम टैक्स जीएसटी में थोड़ा पेशेंस रखना, शुरू में थोड़ा पेशेंस रखना, हड़बड़ाना मत कि ये मत सोचना कि पहले दिन से सब चीज समझ आ जाएगी। इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे सीखोगे, नई चीज है, एकदम से भग नहीं पाओगे। ठीक है, देखो सर, टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और सच एनी अदर पर्सन। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या एक आदमी बिजनेस करता है तो क्या उसको लॉस भी हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसको लॉस भी हो सकता है। ओहो, आइए सर, आइए 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 सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। यही हमारे इंस्टीट्यूट में बोथ ग्रुप पास हुआ है, और भी है बट ये भी बोथ ग्रुप पास हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। टैक्स में 70, ठीक है, तो हमें भी इसके जैसे ही मेहनत करना है और 70 लाना है टैक्स में। बहुत बहुत बधाई सर आपको। पार्टी वार्टी कहाँ दे रहा है ये बता तू। कितना सोचेगा? अबे पूरा साल बचा है। शाम को बता देना ना। हाँ एग्जाम बेटा अब तो सिंधी टाइप से बस बचा। अरे सर रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब से सिंधी टाइप। छोटे वाले के स्कूल भी चालू है तो। अच्छा वहां पर मिला अमित सर से? हाँ सबसे मिली आपसे। ठीक है, फिर कहाँ पार्टी वार्टी दे रहा है ये तू बताना। वो पूरे साल बोला है, एक बार भी शाम नहीं। को बता दूंगा। वैसे इससे बहुत कुछ सीखने लायक है। इसने सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी दिया था, 2 महीने में सेल्फ स्टडी एंड 278 फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्वाइट रिमार्केबल पर्सन, बहुत कुछ सीखने लायक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन से आप एक चीज तो डेफिनेटली सीख सकते हो कि आज का काम कल पे कभी नहीं टलता। बाकी सब चीजें साइड है, बाकी तो पढ़ आप भी लोगे, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ नहीं सकता, बट बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगी इसमें कि आज का काम कल नहीं होना चाहिए। आज मीन्स आज, चाहे रात के 2 बजे चाहे रात के 4 बजे। और सबसे प्यारी बात, ये आदमी बिना नींद के नहीं रह सकता, इसको नींद चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये रात को तो सोएगा, ये रात को नहीं पढ़ता, ये पूरा दिन पढ़ लेगा पर रात को ये नहीं पढ़ता। और सोचो हम ज्यादातर अपने आप को रात को ही स्ट्रेच करते हैं कि रात को पढ़ेंगे, दिन में आराम रहता है, दिन में आराम करते हैं, दिन में पढ़ाएंगे। ये पूरा दिन पढ़ता है, रात को नहीं पढ़ता। आप रात को इसको 11 बजे फोन करो, ये भाई सो चुका है, ये भाई सो चुका है, फोन ही नहीं उठाएगा। और आप इसको फोन कर लो, कुछ भी हो जाए, 12 बजे 11 बजे नहीं उठाएगा। तो मैं आपको ये इसलिए बताया क्योंकि इट्स अ मिथ कि सिर्फ रात को पढ़ के पास होते हैं। नियत चाहिए पढ़ने के लिए, रात और दिन मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो कुछ अच्छी क्वालिटीज जो मेरे को लगा सीखने लायक, जो एक है, जो दिन में पढ़ते इट डजंट मैटर। आप रात को 11 बजे तू भी सो जाता था, कितने बजे तक उठता था फिर? 5-6 12 बजे के आसपास उतर फिर इधर लवी सर की रहती थी 6 बजे। तो आप समझो ये 6 घंटे की नींद तो ये भी प्रॉपर ले रहा है। 6 घंटे की नींद लिया, उसके बाद भी बोध ग्रुप निकाला, बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला। 400 कितना है? 406 मार्क्स से कम नहीं होते, 150 तो पासिंग है, 406 है बेहतरीन मार्क्स है। 300 पासिंग दोनों ग्रुप का, तो 406 इज वेरी गुड मार्क्स। थोड़ा सा और पढ़ता तो रैंक तक पहुंच गया था, ये थोड़ा और पढ़ता तो ये रैंक तक पहुंच गया था, बट इट्स वेरी नाइस। तो 2-3 चीजें आप हर के पास या फेलियर से आप कुछ सीखोगे, हर के, चाहे इसका हो, चाहे मेरा हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। इससे ये सीखो कि आज का काम कल नहीं, आज जो होमवर्क दिए सर आज ही करूंगा, मैं आज करूंगा मीन्स आज करूंगा। फोन का यूजेस सबसे कम मैंने इसको देखा है, भयानक कम। इसे कोई मतलब नहीं है फोन मोन से, निहायती बकवास। आप इससे पूछोगे स्नैपचैट इंस्टाग्राम तो ये आपको 2 मिनट तक देखते रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा लड़की चकल्लस के नाम से इसको छेड़ दो तो बेचारा खुद ही शर्मा जाता है, समझ नहीं आता कि ये शर्मा रहा है या लड़की शर्माएगी, दोनों अगर मिल गए कहीं धोखे से। तो बहुत सारी चीजें जो हमें सीखने लायक है, बहुत सारी चीजें।
अगर आप ये सब चीजें साइड हट के पढ़ते हो तो ही ये प्रोफेशनल एग्जाम्स निकलते हैं। बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे मार्क्स से, अदरवाइज तो ऐसा एक एक ग्रुप के लिए आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। एक एक ग्रुप में इतना स्ट्रेस नहीं है। बोथ ग्रुप है तो मेहनत है, एफर्ट्स है, बट रिजल्ट्स भी है। तो बहुत मैटर करता है कि आप कैसे पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका मेरे पास कल कॉल आया था। उसका आया था ऑनलाइन वाला, मेरा स्टूडेंट है, 430 नहीं कितना तो आया, 438 या 440 कुछ ऐसे ही आया। उसका टैक्स में 70 या 75 है। उसको बिग फोर से फोन आया था, तो अभी वो बिग फोर के लिए मुंबई जा रहे हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, क्या क्या सेशन से बता रहा था। तो 70 इसका भी है, 70 उसका भी है। देखो 70 का अंतर देखो, मैं किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना। ये भी मेहनत की है तब 70 आया है सर, हवा में तो नहीं आया है। वो भी मेहनत की है इसलिए 70 आया है, जो ऑनलाइन वाला है मेरा स्टूडेंट। और बात ये हो गई थोड़े से मार्क्स के लिए इसको भी कॉल आ जाता, उसको आया, इसको भी आ जाता। समझो, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बताया, दिखाया, समझाया क्योंकि मेहनत करना है। एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हमें कुछ नहीं चाहिए 9 मंथ्स। फोन साइड, वो रिम वाला फोन तेरे पास शुरुआत में वही था ना, वो क्या बोलते हैं, नहीं यही था। किसके पास था, राम वाली, वो रिम वाला फोन होता है ना, वो ले लो। उससे ज्यादा हमें जरूरत ही क्या है। एक आपको इंस्टीट्यूट के मैसेजेस देखने हैं क्लासेस से रिलेटेड, कोई सर अगर शेयर कर रहे तो वो चीज देखनी है, या फोन ऐसा रखो जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन नहीं, स्नैप, इंस्टा, ये सब बकवास। आज ये बहुत ग्रुप पास है, 2.5 साल अब इसके पास यही सब काम करने के लिए, स्नैप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो दुनियादारी जो आप जानते हो, सब जो आप जानते हो, अब इसके पास 2.5 साल यही है। और जो एक ग्रुप पास हुआ है वो अभी मर मर के सितंबर में पढ़ रहा है, मर मर के सितंबर में पढ़ रहा होगा, क्योंकि बेचारे के पास 1.5 महीना तो बचा। गिन लो आज से दिन, 1.5 मैक्सिमम 2 महीना, उससे ऊपर नहीं है सर, बचा ही नहीं है दिन। तो वो आदमी मर मर के, अब ये रिलैक्स है। अब इससे पूछो दुनियादारी, ये घूमेगा फिरेगा, मूवी जाएगा, खाएगा पिएगा, पड़े रहेगा, सोया रहेगा, तो भी कोई इसको रोक टोक करने वाला नहीं है। लाइफ सेट है, इसका फाइनल का स्टेज सेट है। इसको पता है मेरा फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू कब है, एकदम फिक्स्ड है इसका फाइनल का अटेम्प्ट, कुछ इधर उधर नहीं होगा। मेरे ख्याल से तेरी एज भी बहुत कम है ना, क्या है एज? ये 18 साल का है और सीए इंटर पास आउट है। तो ये थोड़ा सा ना, ये असीम लेवल पे प्रिविलेज है इसके पास। मतलब आप समझो 2 साल, 2.5 साल, 2.5 साल बाद ये सीए फाइनल देगा, मींस 20 एंड हाफ, 21 में ही विल बी सीए। 21 में ही, अच्छा हुआ 21 के पहले नहीं है। 21 के पहले होता तो इंस्टीट्यूट डिग्री नहीं देती है लड़कों को, नॉलेज के लिए। अरे मैं सच बता रहा हूँ, मेरा क्या है, मत मानो, किसी की इंस्टीट्यूट नहीं देती है सीए, सीए में दुनिया की कोई इंस्टीट्यूट नहीं देती। ये मत समझना कि सीए वाले को नहीं देते तो सीएमए वालों को मिल जाए, तुमको भी नहीं मिलेगा। 21 के पहले तुमको भी डिग्री नहीं देंगे सर, ठीक है। ये तो चलो, ये 21 तक हो जाएगा, क्योंकि ये बचपन में कुछ घपला किया क्लासेस को लेके, बहुत घपला किया, मैं बता रहा हूँ स्कूल में। ये एक आध नर्सरी उड़ा दिए, बीच में पीपी1 वगैरह नहीं पढ़ा है, जो भी होगा भाई। वो आंटियां अंकल लोग नर्सरी पीपी1 उड़वा दिए इसका, बका बक सीधा क्लास 1 में डलवाया, बोले हमारा बच्चा सब कर लेगा, डालो क्लास 1 में। ये सब ये घपला हुआ है, तभी ये 18 तक सीए इंटर क्लियर आउट है। अदरवाइज 18 में स्टूडेंट सीए फाउंडेशन पढ़ता है, इट्स अ बिटर ट्रुथ, सीए फाउंडेशन पढ़ता है, आप जाके पता कर लो, नॉर्मली यही होता है। अगर कोई प्रॉपर क्लासेस किया है तो ये एक आध बंक किया होगा, बस की मारा होगा क्लास इधर उधर, तभी ये कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। बट आप सीखो, इससे बहुत कुछ सीखने लायक है। अगर ये यहाँ रहा, मतलब फ्यूचर में, अभी तो नहीं पता मुझे यहाँ रहेगा बाहर रहेगा, आर्टिकलशिप में कहाँ रहेगा कैसे रहेगा, बट अगर ये यहाँ रहा तो टाइम टू टाइम अगर आपको कुछ सीखना हो या जानना हो तो ये हमेशा गाइडेंस के लिए आपके साथ है। मेरे को इसकी एक ही चीज बेस्ट लगी, शुरू से एक ही चीज क्रिस्टल क्लियर थी, पढ़ना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं है हम लोग साथ में कहीं घूमने नहीं गए, हम साथ में खाने पीने गए, चाय कॉफी के लिए हम साथ में गए, बहुत गए हम लोग साथ में, बट पढ़ना है। पढ़ना है मीन्स पढ़ना है, चाहिए मीन्स चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। चल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, मिलता हूँ मैं तेरे से बाद में। आई मेरी बातें समझ आप लोगों को? तो अभी तो आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते रहेंगे मोटिवेशन के लिए, और देख के सीखने लायक है। हर आदमी कुछ सिखाता है, हर आदमी, हर किसी का सक्सेस और फेलियर कुछ सिखाता है। किसी के सक्सेस से कुछ अच्छा सीखो, किसी के फेलियर से डबल सीखो कि ये गलती तो नहीं करना है, ठीक है। बट इसके जैसा सीखना चाहिए। मेरे को भी टू बी फ्रैंक, इसको देख के मेरे को एक चीज अच्छी लगती थी, मेरे को आज भी लगता है कि इसके जितना स्ट्रिक्ट अपनी चीजों को लेके होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
मैं आपको पता है मतलब आप इससे बकवास बात भी करोगे ना कुछ भी कि और बता देखो कौन लड़की पसंद थी क्या थी, ये चले जाएगा वहां से उठ के। एक सबसे बेस्ट आदत मेरे को ये अच्छी लगी इसकी कि अगर आप इससे बकवास करते जाओगे ना ये वहां से उठ के चले जाता है। ये बोलता है सर क्या बकवास है ये सब, मैं अभी क्या करने आया हूँ, इंटर पढ़ने आया हूं। आप मुझसे पढ़ाई की बातें करो और आप उससे बैठ के पढ़ाई की बातें करो, ये आपसे 4 घंटा बैठ के बात करेगा पढ़ाई की। पर आप जहां भी कुछ भी ऐसी बकवास के वो लड़की चकल्लस मूवी कैसी थी ये सब चले जाएगा उठ के, चले जाएगा उठ के। तो मतलब मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ कि हमें कुछ अच्छा सीखना है और हमें भी वन शॉट बोथ ग्रुप निकालना है, इसीलिए ये चीज सिखा रहा हूँ। एफर्ट्स चाहिए, मेहनत चाहिए, बहुत पड़ता है रात रात। आप समझो ये आदमी आज का काम कल नहीं छोड़ता है, मतलब कोई आदमी पागलों के हद तक पढ़ रहा है। पढ़ता है मीन्स पढ़ता है, ये दिन भर पढ़ता है, इससे रात को पढ़ाई नहीं होती, ये दिन भर पढ़ता है। पर आपसे रात को पढ़ाई होती है, रात को पढ़ लो, आप दोपहर को सो जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, दोपहर को सो रात को पढ़ो, बट पढ़ो। आई बात समझ? तो हम पढ़ रहे थे, मैं इसको खा लेता हूँ फिर पढ़ते हैं। आज सवेरे भी एक स्टूडेंट आया था, आप लोग देखे थे, पाजी करके हैं, सरदार जी थे, गुरमीत करके आया था, लॉ की क्लास के टाइम पे आया था। मेरे को फोन भी किया कि सर आप कहाँ पर हो, मैं बोला थोड़ा सा मेरे को लेट हो जाएगा। सीखने लायक है। कैसे? सीए इंटर 3 अटेम्प्ट फेल हुआ, 3 अटेम्प्ट फेल हुआ। सीखने लायक ये है कि वो 3 अटेम्प्ट सिर्फ एक रीजन से फेल हुआ है, आंसर राइटिंग क्वालिटी। वो जब मेरे पास पहले दिन आया था तब भी मैंने उसको एक ही चीज बोला था, तो अगर आंसर राइटिंग क्वालिटी सुधार लिया तो किसी का बाप तेरे को फेल नहीं कर सकता। तेरी लॉ में, टैक्स में, अकाउंट्स में पकड़ अच्छी है, जबरदस्त ग्रिपिंग है, पर तू लिखता इतना बुरा है कि मैं चेक करता हूं तो मैं मार्क्स नहीं देता, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू इम्प्रेस मी, आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो। इस बार मैं उससे पूछा, अभी बात हुई थी मेरी, मैं उससे पूछा टैक्स में उसका 72 या कुछ 75 ऐसा कुछ आया है। मैं उससे पूछा कैसे, बोला सर 6 महीने से बैठ के लिख रहा हूं, 6 महीने से बैठ के सिर्फ लिख रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं, पागलों की हद तक लिख रहा हूं। हर बार सर, हर बार मेरा एग्रीगेट शॉर्ट पास होता था, वो लड़का एग्रीगेट शॉर्ट होता था सर हर बार, क्योंकि एग्रीगेट तभी बनेगा जब आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, नहीं तो रुक जाता इंसान। ऐसे इंस्टीट्यूट रोक देती है एग्रीगेट पे, वो एग्रीगेट पे रोकती है, आपको समझ भी नहीं आएगा। 150 पासिंग, 143, 144, 145, अब आदमी समझ भी नहीं पाता कि वो पढ़ा अच्छा है कि नहीं पढ़ा है। बट देखो पहले 6 महीने से बैठ के लिखा, उसका एफर्ट्स देखो। उसको टैक्स ही पास कराया, टैक्स में 72 है, टैक्स के कारण उसका बाकी 2 सब्जेक्ट का एग्रीगेट बना है, पूछ लेना उससे, नहीं तो लटक जाता। बोला 6 महीने से बैठ के लिख रहा हूँ सर, रोज नियम से बैठ के लिखता था, रोज लिखना है मीन्स लिखना है, क्वालिटी सुधारना है मतलब सुधारना है। वो मेरे पास आया था इस अटेम्प्ट के स्टार्ट होने से पहले भी कि सर क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ नहीं है। मैं बोला पाजी मत जा कोई क्लासेस, कुछ जरूरत नहीं है तेरे को, तू सिर्फ लिखना सीख जा, कोई फेल नहीं कर पाएगा तेरे को, मेरे से स्टैम्प पेपर में लिख ले। उसको मेरी बात लगी भी और उसको लगा कि नहीं सर अब इस बार तो मैं आपकी बात मान के लिखूंगा ही, और देख लो रिजल्ट। मैं जब कभी किसी की कॉपी चेक करके कुछ बताता हूं तो मैं समझता हूं तब तो बताता हूं आपको चीजें, यही तो मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज वॉट आई कैन प्रोवाइड यू, यही तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको फेल होने से बचा रहा हूं, मैं आपको फेल होने से बचा लेता हूं, बाकी तो मेहनत आप ही को करना है सर, पढ़ेगे पढ़ोगे तो आप ही है, मैं क्यों पढ़ूं सर, मैं तो पास हो गया हूं ये सब पढ़ के। पढ़ना आपको है, मैं आपको तरीके बताऊंगा कि सर गलतियां ना करो जिससे फेल हो जाओ, आप वो गलतियां ना करो सर आप बिल्कुल पास हो। इसीलिए तो आप लोगों की जब टैक्स इंटर में और फाउंडेशन में, आप देखना फाउंडेशन में भी लॉ की कॉपी मैं चेक करता हूं, क्यों? कारण ही यही है, मैं पढ़ के समझता हूं कोई आदमी कैसा लिख रहा है, उसी से मेरे को समझ आ जाता है कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। इंटर में टैक्स की कॉपी क्यों चेक करता हूं मैं चाहूं तो किसी और को भी आउटसोर्स कर सकता हूं, नहीं मैं चेक करूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा कौन पास होगा कौन नहीं होगा, मेरे को समझ आ जाता है लिखने के तरीके से, बिल्कुल आता है मेरे को। तो यही तो मैं आपको बोलता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ कि नहीं हमें ये सब चीजें सीखना है, इंप्रूव करना है। आई बात समझ? पढ़े हम अपन, ठीक है, कहीं की बात कहीं और चले गई, हम टैक्स पढ़ रहे थे, आ जाओ, ठीक है, ध्यान देना। अगला पॉइंट है सर अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू। क्या अभी मैंने आपको समझाया क्या हम टैक्स ज्यादा पे कर सकते हैं? यस,
सरकार बोली अगर आप ज्यादा पे कर दियो तो कोई बात नहीं, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। अब बात ध्यान से सुनना मेरी, एकदम बात ध्यान से सुनना। मान लो आप लोगों का बिजनेस है और आप लोगों के बिजनेस की ऑडिट वर्धमान सर की है, समझ आई बात? मैंने आप लोगों से ऑडिट फीस 1 लाख रुपए ली, ठीक है? अब 1 लाख रुपए में फीस लिया तो आप लोगों ने मेरा 10% टैक्स काट दिया। अपन पढ़ेंगे टीडीएस वाले चैप्टर में, सेक्शन 194J होता है जिसमें हम टीडीएस काट देते हैं। तो आप लोगों ने मेरा 10% टैक्स काट दिया। 10% टैक्स काट के क्या किया, आप लोगों ने बोला कि सर वर्धमान सर ये आपका 90,000, 10,000 तो हम गवर्नमेंट को दे देंगे। ये क्लियर हुआ? मैं साल भर में सिर्फ एक ऑडिट किया और मेरी इनकम कितनी थी? 1 लाख। कल अपन एक बात सीखे थे सर कि 2,50,000 तक टैक्स क्या है? जीरो। कल अपन सीखे ना 2,50,000 तक टैक्स क्या है? जीरो। मेरी इनकम कितनी है? 1 लाख। क्या 2,50,000 से कम है? हाँ। तो क्या मेरे ऊपर टैक्स की बात आनी चाहिए? नहीं। पर आप तो मेरे से 10,000 रुपए टैक्स ले लिए, आप तो मेरे से 10,000 रुपए टैक्स ले लिए ना। ये समझ आया कि नहीं? आपने तो मेरे से 10,000 टैक्स ले लिया। मैं साल भर हुआ, रिटर्न फाइल किया, सरकार को बोला ओ भाई मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख में मुझसे टैक्स नहीं ले सकते। सरकार बोली क्यों? मैं बोला देख लो साल भर की इनकम 2,50,000 से कम है, मेरा जो 10,000 टैक्स आप लिए हो ना उसको रिफंड करो। यही पॉइंट है सर। तो सरकार अगर आपको रिफंड करती है तब भी आप किस में कवर हो जाते हो? एसएससी में। समझ आया? ये पीछे का लॉजिक था, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया मैं आपको। क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है दिमाग में? आगे बढ़ते सर। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक एसएससी, इधर इधर इधर, एक एसएससी। अरे यार खोल दे भाई खोल दे, मेरे को लगता है 1-2 दिन ना मेरे को क्लास रोक ही लेना था। आओ पाजी आओ, बिल्कुल आजा 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 आजा, आ ही जा। अभी आप ही की बात हो रही थी सर, मैं इन लोगों को वही सिखा रहा था कि पाजी से सीखना है अपन को कि कैसे मेहनत किया लिखने में, सीखना है हमें, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। खाए हुए बस। अरे कुछ नहीं, अरे पाजी मोटा थोड़ी को, लड़की थोड़ी मोटा थोड़ी को ले, अरे लड़के लोगों में कुछ नहीं होता, खा ले, खा जल्दी खा, गिर जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश रहो, कॉन्ग्रेचुलेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, पार्टी वार्टी कहाँ दे रहे हैं ये बता। ये देखो ये बड़ा दिक्कत है, ग्रुप 1 निकला, ग्रुप 2 निकला, अरे तो एग्जाम आता रहता है, हर सितंबर के बाद जनवरी आता है। अब चेंज हो गया ना सीए में, पहले अपन मई नवंबर बोलते थे, ठीक है? नहीं नहीं, अपन को क्लियर करना है, खत्म करना है, सितंबर के बाद पार्टी कर लेंगे, पक्का पक्का। वैसे आयुष बोल रहा था इस संडे को शायद पार्टी है, आयुष जैन, कल ही बात हुई थी मेरी, तो बोल रहे थे संडे को पार्टी है करके, और अमित सर भी बोले थे कि संडे को ही पार्टी प्लान करेंगे करके। तो इसलिए हो पाए क्या, 1 घंटा निकाल लेना, अरे कुछ नहीं होता है, 1 घंटा कम पढ़ लेना, कुछ नहीं होता, चलेगा चलेगा, ठीक है? चल बाय बाय, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं इसको रुक के खाता हूँ क्योंकि अब मैं खाया तो फिर मेरे को हाथ धोने जाना पड़ेगा, अब मैं बाद में खाऊंगा, पहले पढ़ते हैं। देखो सर, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब ध्यान से सुनना, सरकार बोली 2 टाइप के एसएससी होते हैं। मैं बोला अच्छा बताओ। पहला होता है एक तो एसएससी, दूसरा होता है डीम्ड एसएससी। मैं बोला ये डीम्ड एसएससी क्या होता है? सरकार बोली डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मान के चलना। बोला अच्छा, ये डीम्ड एसएससी किसको मानते हैं? सरकार बोली हमको जिसका मन उसको डीम्ड एसएससी मानेंगे। मैं बोला वाओ। मैं बोला इससे क्या फर्क पड़ेगा? सरकार बोली एक बार हम किसी को डीम्ड एसएससी मान लिए, हम उससे टैक्स लेंगे, हम उससे टैक्स लेंगे। मैं बोला एक आध एग्जांपल, मान लो कोई बच्चा है जो डांस इंडिया डांस में 50 लाख रुपए जीत के आया। सरकार बोली जब तक वो बच्चा जीता नहीं था ना तब तक वो एसएससी भी नहीं था। अबे कहाँ था वो, तो पैसे ही नहीं कमा रहा था, पर वो बच्चा डांस इंडिया डांस जूनियर जीत गया, 50 लाख कमाया। सरकार बोली हम उसको डीम्ड एसएससी मानते हैं, अब उस 50 लाख में हम उससे टैक्स लेंगे। समझ आई बात? ये सरकार का ब्रह्मास्त्र है। जब सरकार को कोई पसंद आएगा जो इनकम कमा रहा है और टैक्स नहीं दे रहा, सरकार बोलेगी तू डीम्ड एसएससी ला बे टैक्स दे। मैं बोला अरे मैं नहीं हूं एसएससी, बोले वो सब भाड़ में जाए, तू डीम्ड एसएससी ला टैक्स दे।
समझ आई बात? आपको टैक्स पढ़ते टाइम दो बातें सोचनी है, एक सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मजा तब आएगा जब आप अपना दिमाग लगा दोगे। सरकार तो खतरनाक दिमाग लगाती है, पर पूरा टैक्स जब आप पढ़ो तो आप ये मान के चलना कि आप सरकार हो, क्योंकि जब आप अपने आप को सरकार मानोगे तो आप दुनिया के हर चोर को पकड़ने की कोशिश करोगे। और एक बार आप टैक्स पढ़ते टाइम अपने आप को शातिर दिमाग वाला समझ लिए तो फिर टैक्स के प्रोविजन अंदर नहीं जाएंगे आपको, क्योंकि ये पूरे प्रोविजन बनाया कौन है? गवर्नमेंट। तो आपको सोचना किसके हिसाब से? गवर्नमेंट। आपको सोचना है चोर कौन है, आपको ये नहीं सोचना है चोरी कैसे करेंगे, वो तो अपन बाद में सीखेंगे। आपको ये सोचना है चोर कौन है। समझ आ रहा है? टैक्स पढ़ते टाइम बहुत जरूरी होता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगला ये वर्ड सीखो सर, एसएससी इन डिफॉल्ट। ये वर्ड बहुत कॉमन है, अभी रिटर्न फाइलिंग की डेट से, और रिटर्न फाइलिंग में लोग इधर उधर गड़बड़ किए, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किए, लोग टैक्स नहीं पे किए, तो सरकार बोलती है हम तुम्हें एसएससी इन डिफॉल्ट मानते हैं। मैं बोला इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सरकार बोली एसएससी तो तू ऊपर सीख के आया, इन डिफॉल्ट वर्ड का मतलब वो आदमी जो हमें टैक्स नहीं दे रहा है, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। बोला अरे नाम देने से क्या होगा, किसी को कुछ भी नाम दे देते हो। सरकार बोली सुन, एक बार अगर कोई एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर हम उसका घर बार संसार दुनियादारी सब बेच देंगे और पैसा वसूलेंगे। बहुत डेंजरस चीज है एसएससी इन डिफॉल्ट। जिंदगी में कभी एसएससी इन डिफॉल्ट मत कहलाना, एक बार भी कहला गए ना तो फिर सरकार आपका घर भी बेच देगी, आप जिस गाड़ी में जा रहे हो ना वो भी बेच देगी, कुछ भी बेच देगी सरकार और अपना पैसा वसूलेगी। एसएससी इन डिफॉल्ट बहुत डेंजरस चीज है, ये हर किसी को नहीं बोला जाता है। आप बोलोगे सर एक आध कोई एग्जाम्पल एसएससी इन डिफॉल्ट का? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब एसएससी इन डिफॉल्ट है, चोर है साले, गवर्नमेंट का पैसा लेके भागे, गवर्नमेंट इनको एसएससी डिफॉल्ट बोल दिए। अब इनका इसका मतलब ये इनकी जो प्रॉपर्टी होगी सरकार सब बेचेगी और अपना टैक्स वसूलेगी। सरकार बोलती है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? बैठे दिमाग में एसएससी इन डिफॉल्ट वर्ड का मतलब क्लियर हुआ सबको? चलो अब ये क्वेश्चन से आज कुछ सिखाता हूं आपको और कुछ समझाता हूं, बड़ा मजेदार है। पहले एसएससी का सेक्शन बोलो, सोच लो। एसएससी का 27, पर्सन का 231, चार्जिंग सेक्शन ये 24 बोला था, कोई 24 बोला है? हाँ मैं भी सुना, मैं बोला 24 कहां से आ गया, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं। ठीक है चलो, चार्जिंग सेक्शन, पर्सन, एसएससी, क्लियर ना? चलेगा ठीक है। अब ये वाला इलस्ट्रेशन देखो बड़ा प्यारा है, आज के बाद इसमें इसके बाद जिंदगी में एक बात सीखना और बहुत अच्छी सीखना। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको एक बात सिखाता हूँ। पर्सन व्हेन रिगार्डेड एज एसएससी, देखो सर, अ सिंगल लेटर ऑफ इंक्वायरी। सिंगल लेटर ऑफ इंक्वायरी वर्ड का मतलब समझते हो? आप किसी को कोई लेटर दे रहे हो और आप उससे कोई जानकारी चाहते हो। सिंगल लेटर ऑफ इंक्वायरी was issued by the income tax department to Mr. शौमिक ऑफ पुणे। शौमिक था जो पुणे का था, इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको एक लेटर दिया उससे रिलेटेड कुछ इंक्वायरी करने के लिए। इन दिस लेटर देयर वाज नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उस लेटर में उन्होंने कोई चीज मेंशन नहीं करी है। कैन मिस्टर शौमिक बी ट्रीटेड एज एन एसएससी? क्या मिस्टर शौमिक को एसएससी ट्रीट किया जा सकता है? नहीं। क्यों? सुनो मेरी बात। सर अगर मैं लेटर देता किसी को और उस लेटर में ये लिखता, सुनो मेरे को तुम्हारे बारे में सुनने आए हैं कि तुम्हारा ज्वेलरी का बिजनेस है और ज्वेलरी के बिजनेस में तुम्हारी हर साल 50 लाख रुपए इनकम होती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो तुम इनकम टैक्स ऑफिसर आओ, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आओ और डिपार्टमेंट में आके प्रूव करो कि मैं गलत बोल रहा हूं, तब मैं एसएससी कहलाता, क्योंकि मैं टैक्स की चोरी कर रहा था। यहां पर तो लेटर में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ मेंशन ही नहीं किया लेटर में, तो जब आप कुछ मेंशन ही नहीं करोगे तो वो आदमी चोर कैसे हुआ ये बताओ। इसीलिए जिंदगी में कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर घर में आए, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं आ सकता है, किसके घर में आएगा मेरे को क्या पता। और आप लोग अनसन पैसा कमाए सीए के बाद चोरी चमारी करके तो मैं ही भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपके घर में आए तो याद रखना सबसे पहली चीज उनसे पूछना नोटिस दिखाओ, और अगर बिना नोटिस के घुसे होंगे ना
जो मिलेगा उठा के मार देना, क्योंकि बिना नोटिस के आप किसी के घर नहीं घुस सकते, घर नहीं घुस सकते। आप जाके अगर उनके खिलाफ एफआईआर कर दी ना कि बिना नोटिस के घर घुसे, ये हमारे को मारना चाहते हैं, अपहरण करने आए हैं, मर जाएंगे वो लोग। बिना नोटिस कोई किसी क्या नहीं घुस सकता, पहली चीज जिंदगी में सीखो। दूसरा, नोटिस पढ़ना क्या लिखा है उसमें। नोटिस अलग अलग टाइप की होती है। एक नोटिस होती है जिसमें वो आपको चोर घोषित करते हैं। एक नोटिस वो होती है जहां पर ये पूछते हैं कि सर हम आपके घर आए हैं आपसे सिर्फ बातचीत करने, हम आपको चोर नहीं बोल रहे, बातचीत करने आए। अबे तो बातचीत करने आए तो चोर थोड़ी हुए आप। समझ आ रहा है? नोटिस अलग अलग टाइप की होती है। जिस दिन फाइनल पहुंचोगे नोटिस पढ़ना सीखोगे, जिस दिन इंटर्नशिप में जाओगे नोटिस बनाना सीखोगे। यही तो सीखते हैं सर, ये लेवल की चीजें होती है सर। अभी नहीं है, अभी आप इंटर में तो छोटे हो सर, तो आप इंटर्नशिप में सीखोगे नोटिस बनाना और फाइनल में पढ़ोगे कितने प्रकार की नोटिस होती है। हर नोटिस सेम थोड़ी होती है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? समझ आया ना सबको ये? ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर शौमिक एसएससी नहीं है सर, क्योंकि आपने नोटिस में कुछ मेंशन ही नहीं किया। सर असेसमेंट ईयर पढ़े थे, क्या होता है असेसमेंट ईयर भाई? जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का सेक्शन देख लो, देख लो, देख के बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी क्या। सेक्शन 29। प्रीवियस ईयर का 27 क्या है? हाँ, चार्ज। वेरी गुड, वेरी गुड। एसएससी। हाँ, दुर्घटना से देर भली, भागने की कोशिश करोगे ना पकड़ा जाओगे सर, कहीं ना कहीं पकड़ा जाओगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 29। देख के बोलो, मैं मना किया, मैंने देखने मना किया। अगर मेरे को नहीं दिखाना होता तो मैं इसको स्क्रॉल कर दिया होता। मैंने तो स्क्रॉल नहीं किया था, मैं चाहता हूं आप देखो, मैं कब मना किया। सर एसएससी का सेक्शन 27 प्रीवियस ईयर। हाँ, अभी कुछ कुछ लोगों से कुछ कुछ मुंह से और निकल रहा था, उन लोग 29 बोलने वाले थे, फिर मैं प्रीवियस ईयर ध्यान आया अचानक से तो देखे तो 3 बोले। सर आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। पर्सन 231। चार्ज प्रीवियस ईयर। एसएससी प्रीवियस ईयर। पर्सन मैं तो इन्हीं 4 सेक्शन में आपको घुमा दे रहा हूँ, बाकी तो दूर की बात है, बाकी तो हम पढ़ेंगे सर, बाकी तो हम सीखेंगे। आप लोग इन्हीं 4 में घूम जा रहे हो। आराम से, कोई हड़बड़ी थोड़ी के, भागना थोड़ी के सर। आराम से रुक के पेशेंस से जवाब दो। मैं किसी को बोला 1 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो आके मार दूंगा, मैंने तो बोला ही नहीं। आप सेकंड रुको ना, रुक के जवाब दो। तो बात ये है, पर्सन दुर्घटना से देर वाली, ठीक है सर। एसएससी पर्सन चार्ज एसएससी। अरे यार, गजब गजब, देखो कैसे मजे ले सकता हूँ मैं, पता है पूरे टैक्स में आके मजे ले सकता हूँ मैं ऐसे, पूरे टैक्स में मैं आप लोगों के ऐसे मजे ले सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। चार्ज 4, पर्सन एसएससी। सर प्रीवियस ईयर। सर असेसमेंट ईयर। क्लियर? बढ़ सकता हूँ आगे? हाथ तो नहीं भूलोगे ना सर? ठीक है सर, चलो ध्यान दो। What will be the previous year in case of a newly set up business or profession? सर अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस केस में प्रीवियस ईयर क्या होता है? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। आप मेरे को बताओ, आप लोग का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके, ये सबको क्लियर है? यहां पर दिक्कत नहीं है क्या? इसी फाइनेंशियल ईयर को टैक्स में प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं? हाँ, अरे यही तो प्रीवियस ईयर है। वर्ड बदल गए, एक आप अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर बोलते हो, टैक्स में प्रीवियस ईयर बोलते हो। बात तो वही है सर, दोनों बात तो दोनों वही है। अब बात ये, एक बात समझो, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है मान लो। थैंक यू सर। 12 जुलाई सर, ठीक है। 12 जुलाई को वर्धमान सर नया बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च तक वर्धमान सर बिजनेस चलाए। अगले साल क्या, सालों साल चलाए। मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? 1 अप्रैल से कि 12 जुलाई से? सोच लो।
आप लोग सोच लो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। ऑप्शन 2 है सर, या तो 12 जुलाई या तो सर 1 अप्रैल, बोथ नन ऑफ दिस ऑप्शन एमसीक्यू। अप्रैल कहां से आ गया? हाँ बताओ भाई सर, क्या प्रैक्टिकली 12 जुलाई होना चाहिए? यस। क्यों? क्या बिजनेस आज ही से एग्जिस्टेंस में आया है? यस। और जब बिजनेस आज से एग्जिस्टेंस में आया है तो इससे पहले आपका प्रीवियस ईयर कैसे स्टार्ट हो सकता है? आप सोच के देखो, जब 1 अप्रैल में मेरा बिजनेस ही नहीं था तो वो प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग डेट कैसे हो सकती है? समझ आई ये बात? क्लियर हुआ? ये लिखा हुआ देखो, इन केस अ बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप, नया बिजनेस डाल रहे हो सर, द प्रीवियस ईयर शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। और अपने एग्जांपल में कब सेट किए थे अपन? क्रिस्टल क्लियर? पक्का? 12 जुलाई से कब तक? 31 मार्च। अबे उस पर तो कंफ्यूज नहीं हो ना? ठीक है। What will be the previous year in case of a new source of income? अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। मान लो वर्धमान सर कोचिंग पढ़ाते हैं, अब वर्धमान सर बाजू में एक दुकान खोले, या मान लो कोचिंग में ही वर्धमान सर किराना, चिप्स, कुरकुरे बेचना स्टार्ट किए, कोल्ड कॉफी और ये सब बेचना स्टार्ट किए वर्धमान सर। तो क्या मेरी न्यू सोर्स ऑफ इनकम है? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये तो जन्मों से चल रहा है। अब पढ़ाने के साथ सर बाजू में कैफे भी डाल के चला रहा हूँ सर, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। इसका प्रीवियस ईयर कब आएगा सर? मान लो आज ही से चालू क्यों, ये न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, कैफे आज ही से चालू क्यों? पर मैं बिजनेस पहले से करता था, मैं तो पढ़ाता जन्मों से। तो बोलो बोलो भाई, कैफे की इनकम कब से मानी जाएगी? 1 अप्रैल से कि आज ही से? आज ही से। सर आज ही तो इनकम हुई है, आज ही से तो धंधा चालू है, तो पहले से कैसे हो सकता है? समझ आया? अगर इतना ही समझ आया तो आंसर मैं छुपा देता हूं, आप मुझे बताएंगे सर। देखिए सर, ascertainment of previous year, ascertain the previous year in the following situation। सर आप बताएंगे सर, पहला वाला बताओ भाई, प्रीवियस ईयर कब से कब तक, डेट बोलना, डेट बोलना। 27/8 से कब तक? कि 22? 23। नेक्स्ट बताओ भाई। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं 31 मार्च को नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो बताओ मेरे को सवेरे चालू किया तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या सवेरे से शाम तक का है? आप लोग जवाब दोगे सर। मान लो, चलो लो लाइव एग्जांपल ले लेते हैं सर, 31 मार्च 2023 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा प्रीवियस ईयर आपके हिसाब से एक दिन का है कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा सर? आप बोलो सर, आप लोग जो बोलोगे मैं मान लूंगा सर। नहीं, काहे को नेक्स्ट ईयर सर? 31 मार्च को बिजनेस स्टार्ट तो किया ना, क्यों नेक्स्ट ईयर सर? आप बोलोगे वाह सर एक ही दिन का बिजनेस, हाँ तो आप बोलोगे सर एक ही दिन की बुक्स बनाए, हाँ तो बनाओ। अरे क्या गलत किया? मैं 31 मार्च को चालू नहीं कर सकता बिजनेस? कहीं लिखा है इंडिया में कि 31 मार्च को बिजनेस चालू करना पाप है? तो फिर सरकार बोली अगर कोई आदमी 31 मार्च को भी अगर बिजनेस चालू किया ना तो उसका प्रीवियस ईयर एक दिन का। मैं बोला ये एक दिन की जो इनकम होगी उस पर टैक्स भी देगा? सरकार बोली वेरी गुड, अब तो स्मार्ट हो गया, ये इसका प्रीवियस ईयर है, इसके नेक्स्ट वाले ईयर असेसमेंट ईयर है और उसमें वो टैक्स भी देगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं है? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये बड़ी प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज। इसमें सिर्फ एक बताऊंगा, बाकी कल बताऊंगा। बहुत प्यारा सा है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, या वो नहीं, पहले ये वाला बताता हूं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, मान लो ये भाई है और इसके जेब में 1 लाख रुपए निकला, या चलो मान लो वर्धमान सर है, वर्धमान सर के जेब में 1 लाख रुपए निकला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया, तुम सब स्टूडेंट नालायक हो, तुम लोग को पता चला तो तुम लोग जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर दिया कि वर्धमान सर जेब में 1 लाख रुपए लेके घूमते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्धमान सर के पास आया और पूछा ये 1 लाख रुपए कहां से आया। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देख के मुस्कुरा रहा हूं। वो बोले मुस्कुरा मत, ये बता 1 लाख कहां से आया। मैं फिर उनको देख के मुस्कुराया। वो बोले कुछ तो बोल कहां से आया, क्योंकि सर मैं कैसे बोलता, ये तो ब्लैक मनी थी, मैं कैसे बोलता, याद है कल ही बताया था, कल या परसों ही बताया था। 78% टैक्स, 300% पेनल्टी, 18% इंटरेस्ट और 7 साल की जेल। तो मैं क्या बोलता, बोलता तो फंस जाता। तो मैं देख के मुस्कुरा रहा था। अब उन लोग बोले देख तू नहीं बोलेगा तो मारेंगे हम, तेरा पूरा पैसा ले जाएंगे। मैं बोला सुनो, मैं ना रात को सोया था और भगवान को प्रे करके सोया था कि मेरे को नया आईफोन लेना है, तो 1 लाख रुपए चाहिए। लक्ष्मी माता आई, रात को जेब में रख के चले गई। इनकम टैक्स वाला बोला अबे ओ ये क्या था। बोले आप ही तो बोले कुछ तो बोल, तो कुछ तो बोल ही दिया मैंने। सरकार बोली अबे कुछ तो बोल मतलब लॉजिकली बोल कि ये 1 लाख कहां से आया। ये तू कुछ भी नियायती बकवास कर रहा है, ये बात मानी ही नहीं जा सकती। तो सर अगर आपके पास पैसा मिला, जिस पैसे का आप कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, और या तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इतना बकवास दे रहे हो कि इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है अबे पागल है कुछ भी बोल रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर को अपन असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर बोला अबे क्या बकवास कर रहा है, उस केस में उसे ब्लैक मनी माना जाएगा। और अगर ब्लैक मनी माना गया तो सर फिर तो आप गए, फिर तो आप पूरे सपेटे में गए। अरे बात समझ, इसीलिए किसी के पास कैश पकड़ाता है तो वो रियल लाइफ में कैश छोड़ के भाग जाता है। वो रियल लाइफ में वही कैश छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि कैश के साथ पकड़ा जाएगा तो मर जाएगा। क्या बोलोगे मेरे को, आप एक बात बताओ, क्या जवाब दे दोगे आप कैश का। एक स्टूडेंट बोला सर ये भी तो हो सकता है वो मेहनत का पैसा हो। मैं बोला बिल्कुल गलत नहीं है, हो सकता है भाई किसी के मेहनत का पैसा हो, बैंक से पैसा निकाला हो, गलत नहीं है। सरकार बोलती है हम भी गलत नहीं बोल रहे तेरे को, तू प्रूव कर दे ये 1 लाख कहां से आया, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप प्रूव करते हो कि मैं बैंक से निकाल के लाया, देखो मेरे पास रसीद है बैंक से निकालने की, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर छुएगा भी नहीं। क्यों छुएगा भाई, बैंक का पैसा था, ब्लैक मनी नहीं था। ब्लैक होता तो तुम मुझे पकड़ते, ब्लैक मनी थोड़ी कि मैं तो प्रूव कर रहा हूं देखो बैंक से निकाल के लाया। और बैंक में एक बार कोई भी पैसा रखा गया वो कभी ब्लैक नहीं होता, वो व्हाइट हो जाता है। समझ आई बात, बैठा दिमाग में। अनएक्सप्लेन मनी क्लियर हुआ सबको, अरे समझ आया, बैठा दिमाग में अनएक्सप्लेन मनी। इसके आगे भी और पॉइंट्स बताओ, आप लोग एग्री हो तो बता दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, बताओ ठीक है। अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर आया और आपकी बुक्स चेक किया, बुक्स समझते हो सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका कैश बैलेंस दिख रहा है 50 लाख रुपए। इनकम टैक्स ऑफिसर बोला ये 50 लाख कहां से आया। अच्छा कैश बैलेंस बैंक बैलेंस समझते हो ना, बैंक बैलेंस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक में जो पैसा पड़ा उस पर क्या लड़ाई है। कैश बैलेंस 50 लाख दिख रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर बोला ये 50 लाख कहां से आया, आप फिर उसको देख के मुस्कुरा रहे, और या तो सर आप अंड संड बातें कर रहे हो उससे। बोले वो एक अकाउंटेंट को रखा था, उसने ना 5,000 को 50 लाख कर दिया। बोले अबे ओ 5,000 और 50 लाख में जीरो में बहुत अंतर है, पागल है, कैसे इतना गलती किया। मैं बोला मेरे को क्या पता, आप अकाउंटेंट से बात कर लो। आपको लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंटेंट से बात करेगा, बोलेगा 2 छापड़ मारेंगे हम लोग, ये सब काम नहीं करेंगे, तू जान तेरा अकाउंटेंट जाने, तू हमें ये बता ये 50 लाख कहां से आया। तो सर या तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, और या तो देते हो तो बकवास देते हो। सरकार उसको ब्लैक मानती है सर, पूरा ब्लैक का मानती है सर। समझ आई बात। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, आपके घर में अगर प्रॉपर्टी का पेपर मिला, चाहे किसी का भी हो, आपको जवाब देना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी का पेपर कहां से आया। एक आदमी बोला सर मैं भी तो खरीदा था प्रॉपर्टी, तो सरकार एक ही चीज पूछेगी पैसा कहां से आया। प्रॉपर्टी खरीदा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना तो नॉर्मल बात है, हर आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, दुनियादारी। सरकार बोली हमें उससे दिक्कत नहीं, तू पहले ये बता ये आया कहां से।
अगर तू ये बता दिया कि इन्वेस्टमेंट तूने कहां से किया है तो हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, और नहीं बताया तो वो ब्लैक मनी से इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सरकार बोली लेके जाएंगे हम उसको, कुछ भी। इसीलिए तो अगर आप लोग के घर में सोना पड़ा हुआ है और उसका बिल नहीं है तो याद रखना जिंदगी भर फटी पड़ी में जीना, क्योंकि जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घुस गया वो सीधा एक ही चीज बोलेगा, सर आपके पास सोना है, इट्स वेरी नाइस, आप हमें सिर्फ इसका बिल दिखा दीजिए, आप बिल दिखा दो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और प्रैक्टिकली इंडिया में लोग बिल लेते ही नहीं है, सोना चांदी भरोसे पे चलता है, बिल पे नहीं चलता। समझ आई बात? अरे समझ आ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ मेरे को समझ आ रहा है? बुक्स में और जो मनी था वो अपने पास में, हाँ जेब में, हाँ। अगला है इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। अब ये क्या चीज है, ध्यान से सुनो। कोई ऐसा आदमी है जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं करता। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सरकार को सिर्फ 50 बताता है। सरकार बोली ये बच्ची 50 किसकी है? बोले नौकर की। बोले बकवास मत कर, 15,000 की सैलरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से लाएगा? आप अंड संड कुछ भी बकवास किए, या आपकी बातें उन्हें सही नहीं लगी, या आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, सर सब ब्लैक मनी जैसा ट्रीट होगा। अगला है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ये आप लोग अकाउंट्स पे करते हो, जब मन होता है कुछ नहीं समझ आता है सस्पेंस अकाउंट खोल देते हो, धन से सस्पेंस अकाउंट खोलते हो और अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो। आपको पता है जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाओगे तो आपको पूछेगा सस्पेंस क्या है, और अगर आप उसको वहां देख के मुस्कुराए, मारेगा, बता रहा हूं मैं आपको। बोलेगा पागल है, ये क्या है सस्पेंस अकाउंट? बोले मेरे को भी नहीं पता। बोले वेरी गुड, तो ये बनाया क्यों है? बोले मैच करना था बैलेंस शीट, बचपन में सर सिखाए थे, कुछ नहीं होता तो आखिरी सस्पेंड डालो मैच कर दो। बोले ओ भाई फिर बचपन खत्म हो गया है, बताइए क्यों है सस्पेंस? लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। जब आप ऑडिट करने जाओगे आपको ढूंढना पड़ेगा, वो उनका अकाउंटेंट, वो जो क्लाइंट होगा ना, उसका अनपढ़ देहाती अकाउंटेंट सस्पेंस अकाउंट खोल के रखा होगा, और आपको उस अकाउंटेंट को बैठा, इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ, पहले बता इसमें सस्पेंस में क्या है। आपको एक एक चीज पूछनी होगी, सस्पेंस में इतनी अमाउंट क्यों है। अगर वो ये बकवास अकाउंटेंट आंसर किया कि सर मेरे को भी नहीं पता, मैं तो डाल दिया था, मारना वही उसको 2 झापड़। मतलब पागल है क्या साले, तू तो यहीं पर मेरे को जवाब दे रहा है, मेरे को तो इनकम टैक्स वालों से बात करना है, पागल है क्या? मैं उसको क्या यही बोलूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा था बैलेंस शीट टैली करने के लिए डाल दिया? साले डिग्री पे बात आ जाएगी। समझ आ रहा है सर? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अगर आप पीएल अकाउंट में कोई खर्चा डालते हो, सरकार बोलती है प्रूव करो ये खर्चा क्यों है। आप प्रूव करोगे तो हम मना नहीं करेंगे, आप प्रूव नहीं कर पाए तो सरकार बोली हम डालने नहीं देंगे खर्चा। अब जैसे मान लो एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, मान लो वर्धमान सर अरम इंस्टीट्यूट आने तक का गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा 1 लाख रुपए डाले। सरकार बोली 1 लाख रुपए पेट्रोल का खर्चा, कौन सी गाड़ी है तेरे पास? मैं बोला स्विफ्ट। सरकार बोली वाह, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी सबसे ज्यादा पेट्रोल पी रही है, कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है? सरकार बोली अच्छा इंस्टीट्यूट और तेरे घर कितना दूर? मैं बोला 3 किलोमीटर। सरकार बोली तेरे को काटने के लिए भी मैं ही मिला था। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, बता ये खर्चा कैसे? आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव करते हो, जेन्युइनली प्रूव करते हो कि मैं इस गाड़ी में घूम के टैक्सी का काम करता हूँ, या इस गाड़ी से पूरे काम करता हूँ, ये गाड़ी पूरे बच्चों को छोड़ के, तो भी 1 लाख रुपए बहुत होता है सर। 1 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल बहुत होता है, बहुत होता है। समझ आया? ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। सर ये इलीगल है। सर ये कौन बोला? आरबीआई बोली सर, मैं नहीं बोलता हूं, आरबीआई बोलती। पर मैं आपको चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करना और पापा से पूछना पापा ये हुंडी क्या होती? हमारे जमाने में बंद हो चुकी है, पापा लोग के जमाने में ये चलती थी, अब तो इलीगल है। पापा लोग के जमाने में चलती थी और पापा लोग इसका यूज करते थे। हुंडी एक बिल जैसा होता था और उस बिल के नाम पे लोग पैसे का लेन देन करते थे, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, लोगों की जवान की वैल्यू होती थी। कोई आदमी अगर बिल देके किसी को जवान दे दिया ना कि मैं पैसा दूंगा, तो वो देता था। आजकल तो लोग बिल क्या, हरामी है, पैसा ही नहीं देते, भाड़ में जा, जो करना कर ले, देखा जाएगा। आज लोग अलग हो गए, उस टाइम लोग अलग थे। तो ये आज नहीं है। कोई मेरे से पूछेगा हुंडी आज है? नो,
हुंडी का किस्सा आज नहीं है, हुंडी का किस्सा उस टाइम था। समझ आया? क्लियर हुआ? तो सरकार बोली अगर ये हुंडी वगैरह ये सब चीजें मिली तो ये हुंडी तो इलीगल है, हुंडी तो टोटली इलीगल है। आरबीआई बोल दी बैन है सर, हुंडी अलाउड ही नहीं है, हुंडी इशू नहीं कर सकते। ऊपर के 5 में से कुछ भी मिला तो सरकार बोली सर ये पूरा ब्लैक मनी है, जिस साल मिलेगा उस साल हम टैक्स लेंगे। मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली हो सकता है तू प्रॉपर्टी 10 साल पहले लिया हो, पकड़ाया आज है, सरकार बोली आज टैक्स लेंगे। मैं बोला वाह, मैं तो 10 साल पहले लिया था, तब क्यों नहीं पकड़ने आया? सरकार बोली अबे वो 10 साल पहले हमें भी नहीं पता था तू लिया है, जब पकड़ेंगे तब टैक्स लेंगे। पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी जब पकड़ेंगे तब टैक्स लेंगे, जब। अब ये कब पकड़ेंगे मेरे को कैसे पता? ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही बताएगा वो कब पकड़ेगा। आई बात समझ? क्लियर हुआ? पक्का? अब इसके आगे अपन कल पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चल बाय बाय।